हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 17 से 23 जनवरी के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ हमारे पास मेट्रो को लेकर है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे पास पहली न्यूज़ मेट्रो को लेकर कि इंडिया ने अपनी खुद की इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो को यहाँ पर अनवील कर दिया है। देखिए, राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये काम किया है। और इंडिया की जो पहली खुद से स्वदेशी तकनीक से निर्मित ड्राइवरलेस मेट्रो कार कहां मैन्युफैक्चर हुई है? बीईएमएल, दैट इज भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि कहां है? बेंगलुरु में। तो याद रखिएगा कि जो हमारी इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है? सो दैट इज एट बीईएमएल प्लांट। बीईएमएल प्लांट कहां पर? बेंगलुरु। और देखिए, अगर हम बात करें, ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो कार अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चर हुई है बीएमएल प्लांट में, ये किसके लिए बनी है? फॉर द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज एमएमआरडीए। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे एग्जाम में पूछा सकते हैं। भारत की पहली फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस मेट्रो रिसेंटली कहां इनोग्रेट की प्रधानमंत्री ने? दैट इज इन दिल्ली, मेजेंटा लाइन। जी हां, याद रखिएगा, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहां पर लॉन्च की गई? सो दैट इज एट दिल्ली बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। लेकिन ये न्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है। सो डू रिमेंबर द डिफरेंस। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास इंडिजिनियस मेट्रो हमने डेवलप की है, मेट्रो कार, ये हमने मुंबई के लिए डेवलप की है। भारत के कुल 18 शहरों में, 18 सिटीज में राइट नाउ जो मेट्रो है वो ऑन गोइंग है। मेट्रो को जो है वो रन कर रही है 18 सिटीज में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया मैंने आपको कई लेक्चर्स में बताया है, ई श्रीधरन। ठीक है, ही इज नोन टू बी द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। चलिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अभी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनसीएमसी। ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं भारत के किसी भी मेट्रो में और किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को कौन सी एंटिटी मैनेज करती है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मैनेज बाय विच एंटिटी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, so national common mobility card managed by which entity? So that is managed by NPCI, National Payment Corporation of India. Do remember the body name, National Payment Corporation of India. So NPCI manage the National Common Mobility Card. Okay, next हमारे पास इनोग्रेशन ऑफ डॉपलर वेदर रडार। देखिए, हमारे पास वेदर की सही जानकारी के लिए आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इसने हमारे पास डॉपलर वेदर रडार इंस्टॉल किए हैं। कहां पर? मुक्तेश्वर जो कि उत्तराखंड, और कुफरी जो कि हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताया गया है कि 146 फाउंडेशन डे था आईएमडी का। सो हमारे पास कब? 15 जनवरी को। आईएमडी की बात करूं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अंग्रेजों के जमाने में ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी 1875 में। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की वेदर के बारे में रिपोर्ट करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो यहां पर डॉपलर रडार्स लगाए गए हैं। देखिए, डॉपलर एक्चुअली एक इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास जब दो पर्सन जो मूविंग में है और जो वो फ्रीक्वेंसी रिसीव करते हैं, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करते हैं, वो उसमें वेरिएशन होती है। ये हमारे पास फिनोमेना किसने बताया था? क्रिश्चियन डॉपलर। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्रिश्चियन डॉपलर। उन्हीं के नाम पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ा, डॉपलर इफेक्ट। ऑल्दो ये साइंस का एक हमारे पास एक अलग अच्छा सा फिनोमिना है। रडार का यूज हो रहा है यहाँ पर। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म याद रखेंगे रडार की, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो आपसे मैं पूछ सकता हूं कि रिसेंटली वेदर डॉपलर रडार कहां कहां लगाए गए हैं? सो मुक्तेश्वर जो कि हमारे पास कहां है? उत्तराखंड में। और कुफरी जो है वो हमारे पास कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और ये हमारे पास सीवियर वेदर की जानकारी बहुत तेजी से प्रदान करेंगे। जो भी हमारे पास सीवियर, जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है एकदम से वेदर में, जैसे एकदम से फ्लड आने की पॉसिबिलिटी है या हमारे पास तेज हवाएं चलने की पॉसिबिलिटी है, उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी ये रडार हमें देने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपसे मैं इसी को लेकर एक क्वेश्चन यहां पर पूछूंगा कि हमारे पास आईएमडी के जो हेड हैं, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका हेड कौन है, क्योंकि उन्हीं को कहा जाता है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। यानी सरल शब्दों में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हु इज नोन एज साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया? किनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके,
करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, मृत्युंजय महापात्रा। जी हाँ, एक हमारे पास जाने माने इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम आप याद रखिएगा, मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, ही इज नोन टू बी साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है भारत का साइक्लोन मैन। ठीक है, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप सब लोगों ने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम फॉर इंडिया। देखिए यहां पर एक अच्छी खबर, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल जो है उसने हमारे पास एक टाई अप किया है किसका, यूनाइटेड किंगडम की थेल्स के साथ, और ये हमारे पास डेवलप करेंगे स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए एयर डिफेंस सिस्टम की हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम दो फ्रंट वॉर्स का कभी भी सामना कर सकते हैं, टू फ्रंट वॉर, जिसमें एक तरफ चाइना होगा और दूसरी तरफ होगा पाकिस्तान। तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वेल डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो जब भी मैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करता हूँ, बीडीएल की बात करता हूँ, तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास वो संस्था है जो 1970 से काम कर रही है, 1970 से देश के लिए काम कर रही है, और इसके करंट एमडी कौन है, उनका नाम आप याद रखिएगा, सिद्धार्थ मिश्रा। ठीक है, सिद्धार्थ मिश्रा करंट एमडी ऑफ, जब मैं बात करता हूं बीडीएल की, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, बीडीएल का हेडक्वार्टर कहां है, हैदराबाद तेलंगाना। 1970 से देश के लिए ये संस्था जो है वो काम कर रही है। और अभी आपको रिसेंटली एक इसकी डेवलपमेंट में बता देता हूं, इसकी अचीवमेंट बता देता हूं बीडीएल की। सो बीडीएल ने हमारे पास अभी इंडिया के लिए डेवलप कराया था आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है, आकाश, वो हमारे पास क्रूशियल एक एयर डिफेंस सिस्टम, उसको बनाने में हमारे पास बीडीएल ने, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। ठीक है, सो ये भी आप याद रखेंगे कि इंडिया का कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, सो दैट इज आकाश। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। और मैं आपसे पूछ सकता हूं कि स्टार ट्रैक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया कौन सी कंट्री के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है, सो दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम, और वहां की कंपनी का नाम है थेल्स। ठीक है, 2017 में ये एग्रीमेंट जो है दोनों एंटिटीज के बीच में साइन हुआ था। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पे करूं, चलिए क्वेश्चन भी आपसे मैं पूछ लेता हूं। एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बात होती है, और वर्ल्ड में एक बहुत ही जाना माना एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आयरन डोम जो है वो कौन सी कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आयरन डोम कौन सी कंट्री का एक जाना माना एयर डिफेंस सिस्टम है। सो याद रखिएगा स्टूडेंट, आयरन डोम हमारे पास कौन सी कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम है, दैट इज ऑफ इजराइल। ठीक है, ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, और इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। तो भाई हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इंडिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस जो है वो लॉन्च की है। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट बात करूँ तो हमारे पास आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चंडीगढ़ से लेकर, ठीक है, ये हिसार तक हमारे पास एयर टैक्सी सर्विस जो है अवेलेबल रहेगी। सो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ टू हिसार एयरपोर्ट, ये जो हिसार एयरपोर्ट है हरियाणा में, ये बना था अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक, आरसीएस उड़ान। 2016 में स्टूडेंट ये स्कीम स्टार्ट की गई थी फॉर द 10 ईयर्स। ठीक है, एक तो आप ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास कब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, ये स्कीम हमारे पास अक्टूबर 2016 में स्टार्ट हुई थी, 10 सालों के लिए। और ये भी याद रखें कितने सालों के लिए स्कीम चलेगी, 10 सालों के लिए आने वाली स्कीम चलेगी। ठीक है, आरसीएस उड़ान, दैट इज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। इसमें क्या है कि जो लोकल एयर ट्रैवल है भारत का, उसको काफी हद तक हमें क्या करना है, सुदृढ़ बनाना है और डेवलप करना है। ये एयरप्लेन एविएशन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, ये एयर टैक्सी को ऑपरेट करेंगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पास कि हमारे पास कहां से कहां तक इंडिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुई है, सो दैट इज बिटवीन हिसार एयरपोर्ट, ठीक है, टू चंडीगढ़। एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। चलिए इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि भारत की फर्स्ट सी प्लेन सर्विसेज अंडर उड़ान स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी टू विच सिटी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, भारत की पहली सी प्लेन सर्विस अंडर उड़ान स्कीम कौन से दो शहरों के बीच में स्टार्ट हुई है, सी प्लेन सर्विस। ओके, करेक्ट आंसर स्टूडेंट हमारे पास साबरमती टू केवड़िया। केवड़िया की अगर मैं बात करूं, केवड़िया हमारे पास कहां है,
गुजरात, ठीक है। और बेसिकली ये सी प्लेन सर्विस किसके लिए शुरू हुई है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो आप साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन सर्विस का यूज कर सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन सर्विस, ठीक है। सी प्लेन सर्विस हमारे पास शुरू हुई है साबरमती टू केवड़िया, और ये भारत की पहली सी प्लेन सर्विस है अंडर द उड़ान स्कीम। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास अगली न्यूज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है। अभी हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे थे, तो 8 ट्रेन स्टार्ट हुई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत का एक आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है, और यहां पर 8 ट्रेन जो है वो हमारे पास देश के अलग अलग हिस्सों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक पहुंचेंगी। अभी मैंने केवड़िया की बात की थी, ठीक है, टू बूस्ट द कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म। और देखिए यहां पर केवड़िया जो रेलवे स्टेशन है वो बन गया है इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी सर्टिफाइड एज ग्रीन बिल्डिंग। ये क्वेश्चन जो है आपने याद रखना है कि भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन बिल्डिंग की उपाधि में रखा गया है। देखिए रेलवे बहुत काम कर रही है और 2030 तक वो कार्बन एमिशन को जीरो करने का टारगेट भी लेकर चल रही है, ठीक है। अभी इंडियन रेलवे में एक मेजर चेंज क्या हुआ था कि सुनीत शर्मा, हमारे पास सुनीत शर्मा की मैं बात करूं तो सुनीत शर्मा बने थे हमारे पास नए एमडी, सॉरी माय अपोलॉजीज, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। तो सुनीत शर्मा जो है, ठीक है, वो हमारे पास अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। तो उनका नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मैं बात करूं एक नाम, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारा एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट जो कि बना हुआ है कहां पर? नर्मदा नदी के किनारे। डू रिमेंबर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको कहां देखने को मिलेगा? नियर नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। और यहां पर एक डैम है दैट इज सरदार सरोवर डैम, ठीक है। कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये तो है हमारे पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टैच्यू ऑफ पीस, अभी रिसेंटली हमारे पास इनॉग्रेट किया गया था एक दूसरा स्टैच्यू भारत में, स्टैच्यू ऑफ पीस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे पास आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए स्टैच्यू ऑफ पीस आपको कहां देखने को मिलेगा? ओके, ये आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स पाली राजस्थान में। कहां देखने को मिलेगा? पाली राजस्थान में। और ये 151 मीटर एक स्टैच्यू है, ठीक है, याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ पीस। और हमारे पास इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जैन आचार्य, ठीक है, विजय वल्लभ जी का ये स्टैच्यू है जिसको कहा गया स्टैच्यू ऑफ पीस, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 स्टैच्यूज के बारे में मैंने अभी बात की। एक है हमारे पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बहुत फेमस है, नर्मदा नदी के किनारे है गुजरात में और केवड़िया नाम के स्थान पर। जबकि स्टैच्यू ऑफ पीस आपको कहां देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको पाली राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास स्टूडेंट सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL को लेकर है। तो यहां पर इसने डिविडेंड पेड किया है 215 करोड़ रुपए का टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास ये जो एंटिटी है ये गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पेपर्स और करेंसी नोट होते हैं उनकी प्रिंटिंग करते हैं, सिक्योरिटी पेपर्स की और करेंसी नोट्स की। तो ये हमारे पास कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये ऑर्गेनाइजेशन को हमारे पास एस्टेब्लिश किया गया 2006 में। तो जो भी इसको प्रॉफिट होता है, इस संस्था को जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया जाता है। तो अभी कितना डिविडेंड पे किया गया है? 215 करोड़, यानी एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट को खुद पैसा कमाकर देती है। तो यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, निर्मला सीतारमण को पैसा इन्होंने हैंडओवर किया और ये हमारे पास एक प्रॉफिट अर्निंग संस्था, ठीक है, जिसकी एमडी कौन है? तृप्ति घोष। जी हां, याद रखिएगा SPMCIL की जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कौन है? तृप्ति घोष। ओके, ये सिर्फ भारत के लिए करेंसी प्रिंटिंग का काम नहीं करती। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी में भी कि बांग्लादेश, श्रीलंका और भी कई नेबरिंग कंट्रीज के लिए हमारे पास जो करेंसी प्रिंटिंग का काम होता है वो इस संस्था द्वारा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो किसके अंडर आती है? अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के अंडर ये हमारे पास संस्था आती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास प्रॉफिट मिला है वो डाइपैम की गाइडलाइंस के अंडर मिला है। जो प्रॉफिट हमारे पास डिविडेंड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डाइपैम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट।
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये हमारे पास वित्त मंत्रालय का वो विभाग है जो ये डिसाइड करता है कि जितने भी हमारे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनके अंदर कितना निवेश करना है, कितना विनिवेश करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी डिसइन्वेस्टमेंट करनी है। सो याद रखिएगा, डाइपैम की फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये जो डिविडेंड है वो पे किया गया है। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हमारे पास सिक्योरिटी पेपर मिल भारत की कहां पर लोकेटेड है, जहां पर सिक्योरिटी पेपर्स की प्रिंटिंग होती है। हाँ जी, सिक्योरिटी पेपर मिल भारत में आपको कहां पर देखने को मिलेगी? ओके, करेक्ट आंसर है हमारे पास होशंगाबाद। ठीक है, करेक्ट आंसर है मेरे पास होशंगाबाद। होशंगाबाद कहां पर? मध्य प्रदेश में। यहां पर आपको देखने को मिलेगी सिक्योरिटी पेपर मिल, जहां पर सिक्योरिटी पेपर प्रिंट होता है और इसी सिक्योरिटी पेपर के ऊपर आपके करेंसी नोट प्रिंट होते हैं। जी हां, पहले इस होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल के बनने से पहले जो पेपर था वो फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता था, मंगवाना पड़ता था, लेकिन अब इस पेपर को हम भारत में ही बना पा रहे हैं। ये भी एक हमारे पास अच्छी चीज है। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेल 10% ऑफ इट्स स्टेक इन सेल। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्ना स्टेटस कंपनी है। जी हां, याद रखिएगा 1954 से हमारे पास ये काम कर रही है। ठीक है, और आपको मैं यहां पर बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में कि हमारे पास गवर्नमेंट ने इसमें 10% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। ठीक है, और देखो अब इंडियन गवर्नमेंट के पास कितनी हिस्सेदारी बची है? 65%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल में 65% की हिस्सेदार अब रह चुकी है, पहले 75% थी। ये डिसीजन कौन लेता है? ये डिसीजन लिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डाइपैम के द्वारा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डाइपैम की बात की थी पिछली न्यूज में, तो आप यहां पर देख लीजिए कि डाइपैम का ही हमारे पास एक डिसीजन होता है कि कौन से एंटिटी के अंडर गवर्नमेंट कितना स्टेक हमारे पास मैनेज करेगी। अगर मैं बात करूं इसकी एमडी की, चेयरमैन की, सॉरी, तो हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेल? दैट इज सोमा मोंडल। ठीक है, याद रखिएगा सेल की हमारे पास चेयरपर्सन कौन है? सोमा मोंडल। चलिए, अगर मैं बात करूं स्टील प्लांट्स की, तो भारत जो है वो स्टील में एक अग्रणी प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड में नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसर है चाइना। जी हां, याद रखिएगा वर्ल्ड में नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसर है चाइना, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया और थर्ड नंबर पे आता है जापान। तो टॉप 3 प्रोड्यूसर्स का नाम आप याद रखिएगा स्टील में। टॉप 3 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी है? फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया और थर्ड पे है जापान। और ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि इंडिया ने कई सारे स्टील प्लांट्स जो हैं इंडिया में एस्टैब्लिश किए हैं। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल जो है वो 1954 से देश के लिए काम कर रही है, बहुत पुराने समय से। चलिए, मेरा क्वेश्चन यहां से है कि भारत के सबसे पुराने स्टील प्लांट्स में से एक है राउरकेला स्टील प्लांट, ओडिशा में। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो राउरकेला, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है ओडिशा में, वो हमारे पास कौन सी कंट्री की हेल्प से हमारे पास डेवलप किया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। राउरकेला स्टील प्लांट इन ओडिशा, फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन पब्लिक सेक्टर, डेवलप्ड बाय विच कंट्री? कौन सी कंट्री ने भारत में डेवलप किया था? ओके, तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास जर्मनी। जी हाँ, याद रखिएगा करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है जर्मनी। जर्मनी की हेल्प से, ठीक है, जर्मनी की हेल्प से हमने भारत का ये पहला इंटीग्रेटेड स्टील पावर प्लांट जो है वो हमारे पास कहां एस्टेब्लिश किया था? ओडिशा में। जी हां, याद रखिए कहां एस्टेब्लिश किया था? ओडिशा में। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। स्को चैलेंजर अवार्ड 2021 फॉर द ई गवर्नेंस। देखिए, हमारे पास 70th स्को समिट हुआ था और यहां पर अवार्ड दिए गए हैं डिफरेंट मंत्रालय को। तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन ई गवर्नेंस, याद रखिएगा ई गवर्नेंस मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे होती है, उसमें ये अवार्ड किसको दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। किसको दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं स्को चैलेंजर अवार्ड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जिसने हमारे पास रखी,
तो ये हमारे पास किसको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मिनिस्ट्री को मिला है चैलेंजर और ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नर। देखिए पंचायती राज की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा पंचायती राज को लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है, पंचायती राज भारत में कॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कैसे, थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, उसके थ्रू हमारे पास क्या किया गया, पंचायती राज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और पंचायती राज लेड अस टू द सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, पंचायती राज समवट वेयर अस लेड अस टू द सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। चलिए अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहां पर एक अच्छा सा क्वेश्चन, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया किसे कहा जाता है। ओके, सो लॉर्ड रिपन, जी हां याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि किस हमारे पास वॉइसरॉय को कहा जाता है फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, सो दैट इज लॉर्ड रिपन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब इन इंडिया, तो याद रखिएगा भाई हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, तो हमारे पास ये क्या करने जा रहे हैं, अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब पहली बार भारत में एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है पूरे विश्व में कि गवर्नमेंट के किसी मिशन को लेकर एक क्वांटम लैब एस्टेब्लिश होने जा रही हो, और इस सब में हेल्प कौन करेगा, हमारे पास अमेजन वेब सर्विसेज, ठीक है। ये अमेजन की सब्सिडरी है, अमेजन के बारे में आपको पता होगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है। तो ये अगर मैं बात करूं ये इसके बारे में कि हमारे पास एक नेशनल मिशन होगा क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन NMQTA, तो इसके बारे में 2020-21 के बजट में बात की गई थी और कितना पैसा एलोकेट किया गया था, हमारे पास याद रखिएगा 8000 करोड़। तो यहां पर आपको ये तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन, और ये याद रखना है कितना पैसा इसके लिए अगले 5 सालों के लिए एलोकेट किया गया है, 10,000 करोड़। अमेजन के हेड की बात करूं तो आई गेस सबको पता ही होगा, जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है, राइट नाउ विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनकर हमारे पास हैं, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है। अगर मैं बात करूं अमेजन की, तो अमेजन अर्लियर ओपन द लार्जेस्ट कैंपस इन द वर्ल्ड। अमेजन ने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अमेजन ने वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा अपना कैंपस ओपन किया था आउटसाइड यूएसए, वो कहां किया था, हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में इन्होंने अपना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंपस ओपन किया था, जो कि एक अच्छी खबर थी। हैदराबाद इज इन तेलंगाना, सो ये भी एक अमेजन से रिलेटेड एक पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। और अमेजन बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई कंपनी है, तो अब ये हमारे पास जो अमेजन की वेब सर्विसेज हैं ये हेल्प करेंगी क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब एस्टेब्लिश करने में इन द कंट्री। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेट टू गिव पावर सब्सिडी टू फार्मर थ्रू डीबीटी, तो मध्य प्रदेश हमारे पास भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो हमारे पास फार्मर्स को देगा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बेनिफिट्स थ्रू डीबीटी। हाँ जी क्लियर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि उनके खातों में सीधा पैसा आएगा। डीबीटी का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। डीबीटी का जब मैं बात करूं डीबीटी को लेकर, तो अब से जो सब्सिडी का पैसा होता है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका 1500 का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो गवर्नमेंट बोलती है 500 रुपये हम देंगे, 1000 रुपये आप पे कीजिए, तो 500 रुपये सब्सिडी है। लेकिन अब वो सब्सिडी क्या होगी कि डायरेक्ट खाते में आएगी, डायरेक्ट अकाउंट में आएगी। तो पहली बार भारत का कोई ऐसा राज्य जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी कई तरह से दी जाती है, जैसे हमारे पास गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है, यूरिया पे सब्सिडी दी जाती है, तो पहली बार मध्य प्रदेश क्या करने जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी देने जा रहा है फार्मर्स को, ठीक है। और यहां पर आप समझिएगा कि अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसके लिए ऑल दो यहां पर कुछ पैसा इन्हें बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। कहां से, हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। चलिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है राइट नाउ, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, और मध्य प्रदेश में कई सारी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं केव्स जो वर्ल्ड फेमस है, दैट इज भीमबेटका, याद रखिएगा कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भीमबेटका केव्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी कहां पर, दैट इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जी हाँ याद रखिएगा, दैट इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, और ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम भारत में ही कुछ समय पहले चलाई गई थी,
जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया था। आप मुझे स्कीम का जरा नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। विच इंडियन डीबीटी स्कीम अर्लियर सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, विच इंडियन डीबीटी स्कीम अर्लियर सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? ओके, करेक्ट आंसर स्टूडेंट हमारे पास पहल स्कीम। जी हाँ, याद रखेंगे, करेक्ट आंसर है पहल स्कीम। पहल स्कीम में क्या था कि हमारे पास जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, उसमें जो सब्सिडी मिलती है आप लोगों को, तो वो इस पहल स्कीम के थ्रू मिलती है, जिसमें हमारे पास कई करोड़ लोगों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम थी। ठीक है, सो डीबीटी जो स्कीम है हमारे पास, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, उसमें पहल स्कीम जो है वो सबसे बड़ी स्कीम कंसिडर की जाती है। और पहल स्कीम का रिलेशन किससे, याद रखिएगा, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों के गैस सिलेंडर होते हैं उन पे जो सब्सिडी दी जाती है, कहीं ना कहीं उससे रिलेशन हमारे पास माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रीनेमिंग ऑफ द नागपुर गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू। देखिए, नागपुर में आपको देखने को मिलेगी गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, इसका रीनेम कर दिया गया है बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो याद रखिएगा, बाला साहब ठाकरे जो हैं वो एक जाने माने पॉलिटिशियन थे भारत के, जिन्होंने शिवसेना पार्टी की नींव रखी थी। ठीक है, ही फाउंडेड द शिवसेना पार्टी। तो इन्हीं के नाम पर हमारे पास ये जू का जो नाम है, बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू का नाम जूलॉजिकल पार्क हमारे पास रख दिया गया है, जो कि कहां आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन नागपुर। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और अभी राइट नाउ महाराष्ट्र में कौन सी कोalition ग्रुप रूल कर रहा है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। ठीक है, कौन सी हमारे पास कोalition रूल कर रहा है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। ठीक है, एमवीए, ये तीन पार्टीज का कोalition है। कोalition का मतलब एक ग्रुप है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। चलिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन। बाला साहब ठाकरे वाज फाउंडेड ऑफ विच ऑफ द मराठी न्यूज़पेपर? ठीक है, मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर। बाला साहब ठाकरे ने कौन सा मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर हमारे पास एस्टैब्लिश किया था, जो आज भी चल रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाला साहब ठाकरे वाज फाउंडर ऑफ विच मराठी न्यूज़पेपर, मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर? ओके, सो दैट इज द नेम इज सामना। सामना न्यूज़पेपर जो था वो इन्होंने हमारे पास स्टार्ट किया था, और इनका जो रियल नेम था दैट इज बाल केशव ठाकरे। जी हाँ, रियल नेम भी याद रखेंगे, बाल केशव ठाकरे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास 2020 लिस्ट ऑफ डीसिप। अब ये डीसिप क्या चीज है और ये लिस्ट किसकी तरफ से आई है? देखिए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत में बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने लिस्ट रिलीज की है डीसिप की। अब ये डीसिप होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ऐसे बैंक जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला हमारे पास बैंक आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन दो प्राइवेट बैंक भी इस लिस्ट में शामिल हैं, और उनका नाम है आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और अगला नाम है एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो याद रखिएगा, कितने बैंक डीसिप की कैटेगरी में आरबीआई ने रखे हुए हैं? 3, और उन तीनों के नाम। इसके अलावा इनको हमारे पास TBTF भी कहा जाता है, यानी कि टू बिग टू फेल, यानी कि इन बैंकों का फेल होना बहुत मुश्किल है, और अगर इन बैंकों की फेल होने की स्थिति आती भी है तो आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको आगे बढ़कर सेव करने की पूरी कोशिश करेगी। तो इनका फेल होना बहुत ही मुश्किल है, अगर हम सिनेरियो को यहां पर समझने की कोशिश करें। आईसीआईसीआई बैंक की जब मैं बात करता हूं, याद रखिएगा, हु इज द करंट सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक भले ही हो लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो संदीप बख्शी, जी हाँ, याद रखिएगा, हु इज द करंट सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? संदीप बख्शी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेम विद एचडीएफसी, सो हु इज द करंट सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक? तो शशिधर जगदीशन। जी हाँ, याद रखिएगा, शशिधर जगदीशन। ओके, चलिए जी, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको क्लियर रहने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एलआईसी से रिलेटेड न्यूज। देखिए, एलआईसी की जब मैं बात करता हूं, सिद्धार्थ मोहंती अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। जी हाँ, तो उसके हमारे पास नए हेड अपॉइंट किए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। देखिए एलआईसी को गठित कब किया गया था, मतलब कि एक तरह से संगठित कब किया गया था, सितंबर 1 1956 को। जी हाँ, ये भी याद रखेगा, ये हमारे पास एस्टेब्लिश हुई सब 1 सितंबर 1956, और एक बहुत ही अहम योगदान प्ले करती है भारतीय अर्थव्यवस्था में। और इसी के साथ साथ एक और न्यूज हमारे पास है कि संजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, टीसीआईएल का। देखिए जैसे अभी हमने बात की डीसिप की, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, तो हमारे पास एक और लिस्ट भी बनती है डीएसडबलआई। डीएसडबलआई हमारे पास क्या है, दैट इज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। तो यहां पर याद रखिएगा, ये वो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी 3 है। जैसे डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक 3 है, उसी तरह से डीएसआई में भी, डीएसडबलआई में भी 3 हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं। एक तो है नो डाउट एलआईसी, दूसरी हमारे पास कंपनी आ जाती है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, याद रखिएगा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी के नाम से इसको जानते हैं। और थर्ड हमारे पास न्यू इंडिया अश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जी हाँ, न्यू इंडिया अश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सो ये 3 एंटिटीज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है हमारे पास, न्यू एमडी ऑफ एलआईसी। एलआईसी के नए हमारे पास एमडी हमारे पास कौन बने हैं, याद रखिएगा, सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती। सो इस सब में जितने भी हमारे पास, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, या हमारे पास जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनमें हमारे पास जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होती है, एमडी की अपॉइंटमेंट होती है, उसको करने में कौन अहम रोल प्ले करता है, ट्रिपल बी। याद रखिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये वो संस्था है जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी पोजीशंस को लेकर अपॉइंटमेंट करती है। ये भी आप बात याद रखेंगे, बैंक बोर्ड ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। पीएम अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेंपल ट्रस्ट। अब देखिए समझने वाली बात, सोमनाथ टेंपल भारत का एक गौरवमयी और मतलब कि आप कह सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम टेंपल में से एक है। और यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा, इनका एक ट्रस्ट है, सोमनाथ टेंपल ट्रस्ट। इसके फॉर्मर हेड कौन थे, केशु भाई पटेल, जो कि कांग्रेस के एक जाने माने लीडर हुआ करते थे और चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। ठीक है, वो काफी टाइम तक इसके हमारे पास इस ट्रस्ट के चेयरमैन रहे, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके चेयरमैन बने हैं। देखिए यहां पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर को यहां पर सोमनाथ टेंपल ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया। इससे पहले जो मोरारजी देसाई थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया, वो भी हमारे पास सोमनाथ टेंपल ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में काम कर चुके हैं। देखिए सोमनाथ टेंपल एक ऐसा टेंपल है जो कि आपको देखने को मिला गुजरात में। आजादी से पहले ये हमारे पास जो रियासत थी, जूनागढ़ रियासत, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जूनागढ़ रियासत हमारे पास हुआ करती थी आजादी से जस्ट पहले, उस रियासत का हिस्सा हुआ करता था। और उस रियासत में इस टेंपल का हाल बहुत ही खराब था। और इवन उससे पहले भी हमारे पास कई मुस्लिम इन्वेडर्स ने इस टेंपल को बुरी तरह से लूटा, अरब इन्वेडर्स ने, जैसे जिसमें हमारे पास इस टेंपल की वेल्थ को बुरी तरह से लूटा गया, इस टेंपल को तोड़ा गया। लेकिन फिर भी आज भी ये टेंपल आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, अगर आप कोई विजिट कर सकें। और यहां पर इसके ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने हैं, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर मोदी। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इस मंदिर की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें और वहां से आप सीधा डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दें, साउथ की तरफ मूव करना शुरू कर दें, टेंपल से साउथ की तरफ मूव करना शुरू कर दें, आपको रास्ते में कोई लैंड नहीं मिलेगी, आप सीधा अंटार्कटिका पहुंच जाओगे। ठीक है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे इस टेंपल के आर्किटेक्चर की टाइप बताइए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, टाइप ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ सोमनाथ टेंपल, विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज देयर इन द सोमनाथ टेंपल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ओके, करेक्ट आंसर है हमारे पास चालुक्यन स्टाइल। ठीक है, जी हाँ याद रखेंगे, क्योंकि ये सबसे आइकॉनिक टेंपल है, तो इसके टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में याद रखिएगा। इंडियन क्रिकेट टीम रिटेन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अब देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया ने गाबा में इस ट्रॉफी को जीत लिया और बहुत ही ऐतिहासिक रहा, क्योंकि गाबा एक ऐसा हमारे पास स्टेडियम था जहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम कभी नहीं हारी थी और इंडियन टीम ने वहां पर भी
उसको डिफीट कर दिया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो इंडिया ने जीत ली है। अजिंक्य रहाणे ने, देखिए याद रखिएगा, हमारे पास विराट कोहली पहला मैच खेलकर जा चुके थे, उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने इंडियन टीम को लीड किया, जो कि अपने आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि हमारे पास पैट कमिंस जो है, ठीक है, उनको डिक्लेयर किया गया हमारे पास प्लेयर ऑफ द सीरीज। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको मैं बता दूं, ठीक है, जो क्लेयर प्लॉस्क थे, ठीक है, क्लेयर प्लॉस्क, ये हमारे पास फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल बनी है इस मेंस टेस्ट मैच में। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन मेंस टेस्ट मैच। तो आंसर रहेगा क्लेयर प्लॉस्क। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली इस टेस्ट सीरीज में। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट किसने ली टेस्ट सीरीज में, इंडिया की तरफ से। ओके, इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट किसने ली, मोहम्मद सिराज ने। ठीक है, मोहम्मद सिराज ने 13 विकेट ली। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम विकेट्स किसने ली हमारे पास, ये भी याद रखना, मैक्सिमम विकेट ली पैट कमिंस ने 21। ठीक है, इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास त्रिपुरा ऑब्जर्व 42nd कॉकब्रॉक डे। ठीक है, देखिए यहां पर ये एक लैंग्वेज है, त्रिपुरा ऑब्जर्व कॉकब्रॉक डे टू रिकॉग्नाइज द डिक्लेरेशन ऑफ कॉकब्रॉक एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जी हाँ, याद रखिएगा, जब मैं त्रिपुरा की बात करता हूं, गवर्नर है रमेश व्यास और बिप्लाब कुमार देव यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, इसके बारे में अगर हम बात करें, 21 जनवरी 1972 को हमारे पास क्या हुआ कि, याद रखिएगा त्रिपुरा के बारे में जब मैं बात करता हूं, ठीक है, 1972 में हमारे पास ये एक स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस में आई त्रिपुरा। ठीक है, और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा, इसकी कैपिटल अगरतला। और अगर हम यहां पर बात करें स्टूडेंट, हाँ जी, जो लैंग्वेज है कोकोबोरा लैंग्वेज, वो हमारे पास 8 शेड्यूल में फॉल नहीं करती, 8 को शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और मैं पिछले लेक्चर में भी कुछ बच्चों को डाउट था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है हमारे पास किसमें, 8 शेड्यूल में। ठीक है, भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जी हाँ, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये कंसीडर की जाती है 22। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर की जाती है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने यही बात कही थी, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी, तो मैं फिर से यहां पर रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, सो देयर 22 लैंग्वेजेस मेंशन इन द 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज आप यूज करते हैं जो मैक्सिमम हमारे पास ऑफिस वर्क या फिर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्क होता है। ठीक है, सो यहां पर आप देखिएगा कि कौन सी स्टेट ने हमारे पास यहां पर कॉकब्रॉक डे जो है ऑब्जर्व किया है, दैट इज त्रिपुरा। क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, लार्जेस्ट रिवर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा हमारे पास कौन सी रिवर के लिए फेमस है, कौन सी रिवर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है त्रिपुरा की, लार्जेस्ट रिवर ऑफ त्रिपुरा। ओके, करेक्ट आंसर है हमारे पास गोमती। ठीक है, याद रखिएगा, यहां की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर कंसीडर की जाती है त्रिपुरा की, दैट इज गोमती। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। सो नीति आयोग ने रिलीज किया सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। इसमें टॉप किसने किया है, जी हां, याद रखें, कर्नाटक। कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु। और बेंगलुरु में आप देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादातर एंटिटीज की जो रिसर्च लैब्स हैं वो बेंगलुरु में देखने को मिलेगी। अभी जैसे लास्ट लेक्चर में अगर आप देखिएगा, मैंने आपको टेस्ला मोटर्स के बारे में बताया था, तो टेस्ला ने भी अपना R&D डिपार्टमेंट कहां एस्टेब्लिश किया है, सो दैट इज अगेन बेंगलुरु। सो दैट्स व्हाई कर्नाटका टॉप दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। इसमें हमारे पास मेजर स्टेट्स कैटेगरी में कर्नाटक ने टॉप किया। 3 अलग अलग कैटेगरीज बनी थी, एक तो बड़ी स्टेट्स की कैटेगरी, उसमें टॉप किसने किया, कर्नाटक ने। यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी, उसमें दिल्ली ने टॉप किया है। ठीक है, और हमारे पास हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की टेरिटरी में किसने टॉप किया है, हिमाचल प्रदेश ने। तो याद रखिएगा ये 3 नाम। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया, यूटी में दिल्ली ने, और बड़ी स्टेट्स में कर्नाटक ने। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंडियन स्टेट अचीव द एवरेज ऑफ 23.4 इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। तो याद रखिएगा कि हमारे पास इनोवेशन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज कौन करता है, दैट इज रिलीज बाय नीति आयोग। किस किसने हमारे पास क्या क्या रैंक अटेन किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, इनोवेशन में हमें जितना हम R&D करेंगे, जितना हम अच्छे से काम करेंगे, उतना ही हमारी कंट्री के आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जो वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया था 2020, उसमें इंडिया का रैंक कितना था।
आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया का रैंक क्या था 2020 2020। ओके, सो इंडिया का रैंक यहां पे याद रखिएगा स्टूडेंट, इंडिया का रैंक था 48। जी हाँ, याद रखिएगा इंडिया का जो रैंक रहा था दैट इज 48। एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इनोवेशन इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स होती है, तो इंडिया का रैंक इसमें 48 रहा था। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन रेलवे रीनेम्ड हावड़ा कालका मेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के को लेकर यहां पर नेताजी एक्सप्रेस नाम जो है वो हावड़ा कालका मेल का रख दिया गया है। आप याद रखिएगा कि 23 जनवरी को हमने ऑब्जर्व की थी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जिनको फेमसली नेताजी के नाम से जाना जाता था। देखिए हमारे पास जब भी मैं बात करता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, जय हिंद का नारा इन्होंने दे दिया था और बहुत ही फेमस लाइन थी इनकी, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से अगर मैं बात करूं, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया था 1919 में, फिर वहां से रिजाइन कर दिया, ठीक है, और बाद में इन्होंने चितरंजन दास के साथ मिलकर हमारे पास न्यूज़पेपर में काम किया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड नाम से न्यूज़पेपर में काम किया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है स्टूडेंट, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो किस ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। जी हाँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन से ईयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। कौन से ईयर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट 1938। जी हाँ, 1938 में हमारे पास नेताजी बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और फिर इन्होंने आजाद हिंद फौज को लीड किया था, ठीक है, जो कि सिंगापुर में हमारे पास एस्टेब्लिश हुई थी। और मैंने पहले ही बताया था आजाद हिंद फौज को बनाने का काम किसने किया था हमारे पास, कैप्टन मोहन सिंह ने। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको लीड किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ पीपल फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी सेट टू डबल। देखिए हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, और रिपोर्ट में क्या कहा गया है, देखिए रिपोर्ट देखिएगा, एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन 2020। तो ये रिपोर्ट हमारे पास क्या बता रही है, ये रिपोर्ट हमारे पास 4 बड़ी एंटिटीज ने मिलकर रिलीज की है, एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या कहा है कि 265 मिलियन लोग जो हैं वो कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से हमारे पास क्या करेंगे, फूड इनसिक्योरिटी को फेस करेंगे। तो अपने आप में ये एक बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास बन जाती है। यहां पर आप स्टूडेंट एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हमारे पास, कि वर्ल्ड फूड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 16 ऑफ अक्टूबर को, ठीक है, 16 ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। और अभी जो हमारे पास नोबेल पीस प्राइज था, याद रखिएगा लास्ट जो नोबेल पीस प्राइज था वो किसको मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है, वर्ल्ड डब्ल्यूएफपी को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसके ऊपर हमारी एक स्पेशल वीडियो है, आप जाकर हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं, ठीक है। 16 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड डे। और आपको यहां पर पता होना चाहिए कि इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और कोविड 19 पैंडेमिक ने उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से उसी चीज को लेकर है, अच्छा क्वेश्चन, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जी हां याद रखिएगा हमारे पास एक इंडेक्स आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या थी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग इस साल क्या रही है। इस साल से मेरा मतलब है 2020, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही आउट ऑफ 107 कंट्रीज।
तो इंडिया का रैंक रहा स्टूडेंट, याद रखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94। जी हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा? 94। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 मिलिट्री स्ट्रेंथ इन रैंकिंग 2021 में देखिएगा, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में हमारे पास रिपोर्ट रिलीज हुई है और इंडिया का रैंक क्या रहा? 4th। इस पावर इंडेक्स रैंकिंग में इंडिया का रैंक क्या रहा? 4th, ठीक है। और अगर हम बात करें ये इंडेक्स किसने टॉप किया, ये इंडेक्स टॉप किया हमारे पास यूएसए ने, ठीक है। इंडेक्स टॉप किया यूएसए ने। मैं आपको रैंकिंग बता देता हूं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास रहा यूएसए, सेकंड पे हमारे पास रहा रशिया, ठीक है, और थर्ड पे हमारे पास कौन सी कंट्री रही? नो डाउट चाइना, ठीक है। अभी भी चाइना जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, रशिया उससे ऊपर ही है अगर हम रैंकिंग में देखें, इन द ग्लोबल फायर पावर 2021 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, ठीक है। क्योंकि अभी भी आप देखिएगा कि चाइना बहुत सी चीजें टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया से इंपोर्ट करता है, रशिया से खरीदता है। इंडिया का रैंक इसमें 4th रहा, लेकिन आप देखिएगा कि इंडिया और चाइना की जो पावर है, मिलिट्री पावर और स्पेशली नेवी की पावर, उसमें काफी हद तक आपको एक ह्यूज गैप देखने को मिलेगा। चाइना हमसे काफी एडवांस है, स्पेशली जब हम नेवी की बात करते हैं, लेकिन हम भी अपनी नेवी को और बाकी चीजों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अभी इंडिया में याद रखिएगा, हमने कुछ साल पहले ही एक नई पोजीशन स्टार्ट की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। पहले सीडीएस की पोजीशन नहीं हुआ करती थी, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है राइट नाउ? बिपिन रावत। नाम याद रखिएगा, बिपिन रावत। ये हमारे पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बेसिकली तीनों डिविजन्स के हेड कंसीडर किए जाएंगे। बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा। टॉप 3 रैंकिंग याद रखिएगा, इंडिया का रैंक इसमें बेसिकली याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल्स की एक रिपोर्ट आई है हमारे पास, और आप यहां पर समझिए कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हमारे पास ये ऑपरेट करती है कहां से? जिनीवा से। जिनीवा से ऑपरेट करती है, और इसके 47 मेंबर्स जो होते हैं अलग अलग एरिया से सिलेक्ट किए जाते हैं। और यहां पर देखिएगा फिजियन एम्बेसडर नजाहत शमीन खां, ठीक है, इसके नए हमारे पास चीफ इलेक्ट हुए हैं। तो फिजी एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, याद रखिएगा किसको यहां पर इलेक्ट किया गया है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर। सो ये हमारे पास फिजी के जो करंट एम्बेसडर हैं, ठीक है, फिजी के जो करंट एम्बेसडर हैं उनको यहां पर इलेक्ट किया गया है। अगर मैं यहां पर बात करूं स्टूडेंट, 10 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, 10 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। और हमारे पास भारत में ह्यूमन राइट्स को मैनेज करने के लिए आप याद रखिएगा एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, दैट इज ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स काउंसिल अलग से एक बॉडी है जो भारत में ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करती है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी संस्थाएं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट संस्था जो ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करती है दैट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका नाम याद रखिएगा, बार बार मैं लेक्चर्स में रिपीट करता हूं, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करने वाली संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि कहां से ऑपरेट करती है? दैट ऑपरेट्स फ्रॉम लंदन। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा लंदन में। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा जिनीवा में। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? दैट इज इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हमारे पास 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन चुके हैं जो बिडेन, आप लोगों को पता ही होगा। और यहां पर कौन सी पार्टी से हैं? ये है हमारे पास डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से 46 प्रेसिडेंट बने हैं, नंबर याद रखिएगा। और यहां पर कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन से, इंडियन नहीं कहूंगा, इंडियन ओरिजिन से, ये बनी है 49th वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट पर्सन फ्रॉम विद द साउथ एशियन ओरिजिन, ये हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट बनी है। चलिए अब यहां पर जो बिडेन ने जो संकेत दिए हैं अभी तक, ये काफी हद तक पाकिस्तान के फेवर में है। जी हां, ये पाकिस्तान के फेवर में हमें दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से थोड़ा सा इंडिया को लेकर यहां पर चिंता जताई जा रही है कि इनके इंडिया को लेकर क्या स्टांस रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो बिडेन ने अपने जो नए डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किए हैं, जैसे भारत में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं तो यहां पर डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी हमारे पास साइन दे दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस रिलेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि नेम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएसए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज इलेक्टेड एज न्यू डिफेंस सेक्रेटरी इन यूएसए। ओके, यूएसए में नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? अलॉयड ऑस्टिन, ठीक है, अलॉयड ऑस्टिन ये बने हैं हमारे पास यूएसए के नए डिफेंस सेक्रेटरी। उन्होंने आते ही क्या बोल दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ फिर से अपने डिफेंस रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे और पाकिस्तानी सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे इन यूएसए। नेक्स्ट हमारे पास सेबी गिव अप्रूवल टू द रिलायंस
रिटेल डील। देखिए सेबी की अगर बात करूं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है भारत में। हमारे पास 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसको 1992 में पावर मिली टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट कंप्लीटली, ठीक है। इसने फ्यूचर ग्रुप, जिसको हमारे पास लीड कर रहे थे किशोर बियानी, और रिलायंस रिटेल वेंचर, ठीक है, उनके बीच में जो डील फाइनल हुई थी उसको यहां पर अप्रूव कर दिया है। तो 24,000 करोड़ की ये डील थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी डील, जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक एज मिलेगा और बिग बाजार जैसी और जो संस्थाएं हैं वो अब से रिलायंस कंट्रोल करेगा। तो ये काफी हद तक आप देखने को मिलेगा कि रिलायंस की काफी हद तक मोनोपोली जो है, एकाधिकार, ये वर्चस्व जो है वो इंडियन मार्केट में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। सेबी की मैं बात करूं तो याद रखिएगा सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी? दैट इज इन मुंबई। और सेबी के जो करंट चेयरमैन है उनका नाम भी याद रखिएगा, करंट चेयरमैन है अजय त्यागी। जी हाँ, याद रखिएगा सेबी के जो करंट चेयरमैन है उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है अजय त्यागी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास खेलो इंडिया जंस्कार विंटर गेम्स। जी हाँ, खेलो इंडिया हमारे पास जंस्कार विंटर गेम्स है। किरण रिजिजू जो कि मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के, उन्होंने इनॉग्रेट की। कहां पर? ये हमारे पास कारगिल लद्दाख, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ काइंड इस टाइप की हमारे पास गेम्स है जो विंटर स्पोर्ट्स को एक तरह से प्रमोट करेंगी। आपको बता दूं कि हमारे पास लगातार खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो रही हैं भारत में, ताकि इंडिया को खेल के मामले में आगे बढ़ाया जा सके। और ये विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल एक तरह से हुआ कारगिल लद्दाख, हमारे पास जो यूनियन टेरिटरी बन चुका है यहां पर। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से, आप मुझे बताइए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का वेन्यू कहां पर है? हाँ जी, वेन्यू ऑफ 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ये आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट पंचकुला। जी हाँ, इस बार की जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ होंगी? पंचकुला, हरियाणा में। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन एयरफोर्स S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रेनिंग इन मॉस्को। देखिए इंडिया के कुछ मिलिट्री स्पेशलिस्ट को हमारे पास रशिया भेजा जा रहा है ताकि वो ट्रेनिंग ले सके कि कैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है। तो आपने याद रखना है कि इंडिया जो है S-400 मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम कौन सी कंट्री से परचेज कर रहा है? रशिया से। और कितने सिस्टम? 5 ऐसे सिस्टम्स को प्रोक्योर किया जाएगा। और आपको बता दूं कि इसके लिए इंडिया ने $5.43 बिलियन की एक डील साइन की थी, ठीक है। इसको बनाने का, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने का काम कौन करता है? अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो। ये रशिया की एक एंटिटी है और 2025 तक इनकी डिलीवरी इंडिया को मिल जाएगी। और इससे इंडिया का डिफेंस जो मैकेनिज्म है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होगा। आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह के हमारे पास दिखाई देते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अभी हाल ही के कुछ दिनों में यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे, यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे हमारे पास एक कंट्री के ऊपर फॉर द यूजिंग और परचेजिंग ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। किस यूरोपियन कंट्री पर यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज किए थे? किस कंट्री के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन इंपोज किए थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट टर्की। जी हां, आपको मैं बता दूं एक और क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कौन सी कंट्रीज यूज करती हैं? तो एक तो खुद रशिया, दूसरा चाइना, और हाल ही के दिनों में इस सिस्टम को टर्की ने भी परचेज किया था, जिसको लेकर यूएसए ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस, प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। और ऐसा आपको मैं बता दूं कि जल्दी ही इंडिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगाएगा यूएसए, जब ये डील जो है वो कहीं ना कहीं फाइनल फेज में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक जो है वो हमारे पास एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। और ये हमारे पास, मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसके चेयरमैन कौन है? एमडी एंड सीईओ, बेसिकली एमडी एंड सीईओ एस कृष्णन, ठीक है। इस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? एस कृष्णन, ठीक है। सो अब यहां पर समझिएगा गवर्नमेंट ने यहां पर ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दी है, पंजाब एंड सिंध बैंक में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है 10,000 करोड़, ठीक है। पहले 3,000 करोड़ थी। तो अल्टीमेटली ये बैंक को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेगा, बैंक की जो प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करने में, कहीं ना कहीं ये मैनेज करने में ये चीज जो है हेल्प करेगी। पंजाब एंड सिंध बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया 1908 से 1908 से ये भारत के लिए काम कर रहा है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली, राजेंद्र प्लेस न्यू दिल्ली में आपका इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है स्टूडेंट कि कौन से ईयर में, हाँ जी जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन से ईयर में हमारे पास पंजाब एंड सिंध बैंक को नेशनलाइज किया गया था?
हाँ जी, इसका राष्ट्रीयकरण कौन से ईयर में हुआ था? नेशनलाइजेशन ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक हेल्ड इन विच ईयर? राष्ट्रीयकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, सो पंजाब एंड सिंध बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 1980 में। जी हाँ, याद रखेंगे, पंजाब एंड सिंध बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1980, 1980, अलोंग विद 5 अदर बैंक। टोटल 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। नेक्स्ट हमारे पास HAL सक्सेसफुली टेस्ट फायर SAAW। तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहां पर? बेंगलुरु में, ठीक है। और यहां पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम इन्होंने डेवलप कर दिया है, और इसको डेवलप करने में रिसर्च सेंटर इमरत RCI हैदराबाद ऑफ DRDO का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। और ये सब हुआ है HAL के होकाई प्रोग्राम के तहत। तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये हमारे पास एक ऐसा वेपन है जिसको आप प्लेन से लॉन्च कर सकते हो। 125 किलो का वेट उठाकर 100 किलोमीटर की स्ट्राइक को, ये टारगेट को हिट कर सकता है। तो आपने याद रखना है कि होकाई एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत हमारे पास SAAW, ये किसने डेवलप किया? दैट इज डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये थी स्टूडेंट लास्ट वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।